अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और तल्ख हकीकत के साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट सना ताहिर। मशहूर कहावत है कि लालच बुरी बला है, क्योंकि इस बला ने न जाने कितने इंसानों को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, न जाने कितने मालदारों को मज़ीद माल कमाने के चक्रों में कब्र तक पहुँचा दिया। हालांकि हम सबको मालूम है कि कफन की जेबें नहीं होती और न जाने कितने ही अपनों के हाथ अपनों के ही खून से रंग दिए। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मजहबी स्कॉलर। उनसे जानते हैं कि लालच क्या है और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। लालच एक ऐसा मर्ज़ है कि जो इंसान यानी एक मोमिन के दिल में लालच और ईमान ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी बकरियों के रेवड़ में भेड़िया छोड़ दिया जाए तो वो भेड़िया उन बकरियों का इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि एक इंसान अपने दीन का नुकसान लालच के साथ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी लालच की इतनी मज़म्मत फरमाई है कि आपको जो माल दिया गया इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर उस माल को आपने जमा करके रखा और अल्लाह की राह में ख़र्च न किया तो इस सूरत में वो माल क़यामत के दिन आपके गरम करके तो आपके जिस्म को उसके साथ टार्चर किया जाएगा। गोया कि ये मज़म्मत बयान की गई है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफ़ीक दी, जो माल दिया, उसको रब की राह में ख़र्च किया जाए। तो ये जो लालच बुनियादी कह लें कि इंसान की जो सबसे बुराइयों की जड़ है और इस मुआशरे के अंदर हर बुराई को पैदा करने वाली वो लालच है। क्योंकि जब इंसान लालची बन जाएगा, हरीस हो जाएगा, तो उस वक्त वो सोसाइटी के बहुत सारे इस्तेहसाल करेगा। वो किसी का हक मारेगा, कोई अंडर टेबल डील करेगा, उसके ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश करेगा। जिसका हक बनता है वो हक नहीं अदा करेगा। ज़कात बनती है उसके माल में, वो लालची होने की वजह से ज़कात नहीं देगा। उसके रिश्तेदार हैं जो उसके माल में उसके बराबर के शरीक जिनका रब ने उनके माल में हिस्सा रख दिया, वो उन रिश्तेदारों का वो हक भी अदा नहीं करेगा। गरीबों मस्किनों का जो हक बनता है वो अदा नहीं करेगा, सदका खैरात नहीं करेगा। तो ये वो तमाम बुराइयां हैं कि जो लालच की वजह से पैदा होती हैं। अब आपको मिलवाते हैं आज की हकीकत के मरकज़ी किरदार से, जिसने लालच में अपना सब कुछ गंवा दिया। यहाँ से कुछ से मुराद सिर्फ मालो दौलत ही नहीं बल्कि खूनी रिश्ते भी हैं। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और हीरा इकलौती बेटी थी। हमें अपने वालिदैन से इतना प्यार मिला कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। अब्बू कुवैत में इंजीनियर थे और अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, अब्बू भेज देते और यहाँ ज़मीनों से भी बहुत अच्छी आमदनी आती। बचपन से ही हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया। शायद इसी ने मुझे बिगाड़ दिया था। मेरा पढ़ाई में कोई मन नहीं था, इसीलिए 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई ताकि मैं सुधर जाऊं। वो आखिरी मर्तबा भूजान पाकिस्तान आए थे। अब्बू, आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? बेटी, छुट्टी ही इतनी मिली थी और शादी में छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। बस भी करो हीरा, जब से तुम्हारे अब्बू आए हैं तब से सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने तुम्हें ही दिया है। 4 सालों की बात है बेटी, मैं रिटायर होकर आ जाऊंगा और फिर क्या, हीरा मिस चुड़ैल का ब्याह कर देंगे और फिर ये भी अपने घर चली जाएगी। देखिए अब्बू, अभी आप यहीं हैं और भाई ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। जब आप जाएंगे फिर क्या करेंगे? खबरदार भाई, खबरदार, किसी ने मेरी लाडो को डांटा था। अब्बा जान, आपका ये लाड प्यार तो खत्म होना नहीं, फ्लाइट का टाइम खत्म हो जाना है, उठें चलें। मेरा सामान रख लिया? जी अब्बा जान, सारा सामान मैंने अपने हाथों से खुद रखा है। आए आप चलें। अच्छा बेटी। अब्बू वापस कुवैत चले गए। अनम मेरे मामू की बेटी थी, घर के माहौल को पहले से ही समझती थी। हीरा की सहेली भी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम सब हंसी खुशी रह रहे थे कि अचानक एक दिन
हेलो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता हीरा। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे अब्बू चले गए। नहीं अम्मी, तुम्हारे अब्बू चले गए हीरा। नहीं अम्मी, अब्बू हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे अब्बू चले गए हमें छोड़कर। नहीं अम्मी नहीं, अब्बू चले गए तुम्हारे, हमें छोड़कर चले गए। नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो चले गए तुम्हारे अब्बू, चले गए। सकता। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो दिन हमारे लिए क़यामत से कम न था। हम यतीम हो चुके थे। कई दिन गुजर गए। हीरा और अम्मी तो खाना पीना भी भूल चुके थे, लेकिन मुझे कोई और ही फिक्र खाए जा रही थी। बिलाल, बिलाल ये रोना धोना कितने दिन और चलना है? बिलाल, कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर भी नहीं गए। बिलाल कहाँ गुम हो? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहीं नहीं। सोच रहा था कि पहले तो अब्बू पैसे भेज देते थे, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्या उनको कुछ नहीं मिलना उस कंपनी से? आखिर वो इंजीनियर थे, इतनी बड़ी कंपनी थी, और वो फौत भी तो हादसे में हुए ना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब आप सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अब कुवैत से भी पैसे आने हैं। और आप अब्बा जान की ज़मीन पर भी ध्यान दें, क्योंकि अब आगे हमारे बच्चे भी तो होने हैं। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा। अम्मी वो अब्बू की कंपनी वालों ने कितने पैसे भेजे हैं? तुम्हारे अब्बू को गुजरे भी चंद दिन भी नहीं हुए और तुम्हें पैसों की पड़ी है। अम्मी वो घर का खर्चा चलाना था, बस इसलिए पूछा। अब तुम्हारे अब्बू नहीं रहे और घर का खर्चा तुमने ही चलाना है। कुवैत से कंपनी वालों का फोन आया था और उन्होंने मेरे अकाउंट में 20 लाख जमा करा दिए हैं। 20 लाख? और वो मैंने हीरा की शादी के लिए रख लिए हैं। इसकी शादी भी तो करनी है। लेकिन अम्मी इस पे मेरा भी तो हक है। तुम्हारा हक? तुम्हारी शादी पर तुम्हारे अब्बा ने 40 लाख का खर्चा किया था। अब वो नहीं रहे तो हीरा की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त मैं कहाँ से करूंगी? क्या 20 लाख रुपए? वो भी हीरा की शादी के लिए अम्मी ने रख लिए हैं, और आप आ गए उनकी बात मानकर इतनी आसानी से। मैं क्या करता? उन्होंने तो ये भी सुना दिया
कि तुम्हारी और मेरी शादी पर 40 लाख रुपए का खर्चा किया था अबू ने, और ये पैसे सिर्फ हीरा की शादी के लिए हैं। कौन करता है इतनी लंबी प्लानिंग? उसकी शादी को भी 4 से 5 साल है। मुझे तो लगता है अम्मी आपको पैसे देना ही नहीं चाहती। पैसे तो मैं किसी ना किसी तरीके से निकलवा ही लूंगा, बताया ना मेरा। देखिए, हमारे माशरे में जिधर बेटा और बेटी का जो एक फ़र्क है, अगर आप देखें, बेटियां हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। जब बात होती है बेटियों की तो हम कहते हैं हाँ जी, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल गए घर में। मगर ये है कि जिस वक़्त तरबियत का अंसर होता है या ज़िक्र आता है तो वो ज़्यादा वो भी बेटियों के ऊपर ही एम्फसाइज़ होता है कि उनकी तरबियत की जाए। जब तालीम का आता है हमारे माशरे में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियां जो हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल में 70% से ज़्यादा बच्चियों को तो अभी तक जो है तालीम का राइट उनको नहीं दिया गया। उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो कि फ़ैसले जिसमें उनकी ज़ात के फ़ैसले, बाहर के फ़ैसले तो दूर की बात है कि वो अपनी ज़ात में जो है वो शादी का फ़ैसला वो भी उनको हक़ नहीं दिया गया। तो जब आप ऐसा जो माशरा होता है जिस माशरे में बैलेंस ना हो, माशरा मर्द और औरत दोनों को लेकर चलता है, ये दोनों एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, बेटा बेटी दोनों का। मगर हमारे माशरे में क्योंकि मर्द की एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बिल्कुल है, ये हमारा कल्चरल जो है वो उसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसमें मर्दों को, बेटों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, अब जब अगर सपोज़ बेटियों की आपने उनको तालीम दिला दी तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी बेटियों की शादी कर दी तो हमने जहेज़ की शक्ल में उनको जो उनका हिस्सा था वो दे दिया। बिलाल पहले ही था लालची और जलती पर तेल छिड़क रही थी उसकी बीवी। लालच की प्यास को बुझाने के लिए बिलाल अब कौन सी नई चाल चलने वाला है, देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिलाल की लालची फितरत का फायदा उठाते हुए उसकी बीवी ने 20 लाख निकलवाने के लिए बनाया एक शातिराना प्लान, जिसमें उसने किया अपने अब्बा यानी बिलाल के मामू को शामिल और उन्हें भेजा अपनी बहन के पास। भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि बिलाल के अब्बा हमें छोड़कर जा चुके हैं। बस बहन, जो अल्लाह की मर्जी, क्या किया जा सकता है। बस बहन, अब तुम घर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जमीनों से इतने पैसे नहीं आ रहे कि घर का खर्च चल सके। मेरी मानो ना तो बिलाल को कोई कारोबार करवा दो। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ लगवा देता हूँ। अच्छा, कितना सरमाया चाहिए? यही कोई 10-20 लाख रुपया। पैसे तो हैं भाई, पर वो मैंने हीरा की शादी के लिए रखे हैं। लो, शादी तक तो वो 10-20 लाख है ना, जो वो 40-50 लाख हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है भाई। बेटियों की जो है, आप मेरे ख्याल में उनका जो उनकी तालीम के ऊपर, उनकी जब आप एम्पावरमेंट की बात करेंगे, वो बच्चियां जब आप उनको उनकी तरबियत कर रही होती है, जैसे आपने अपने बेटों को आला तालीम देनी है, आप उनकी सेहत का भी, खुराक का भी ख्याल कर रहे हैं कि जब आपने खाना देना है तो हमने बहुत पुरानी सी बात लगती है लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। इवन हमने तो देखा है कि जब खाना भी माएँ सर्व कर रही होती हैं तो उसमें बेटों का पोर्शन उसमें ज़्यादा होता है कि जी इन्होंने काम ज़्यादा करना है, इन्होंने बाहर जाना है। ऐसा नहीं
नहीं है, बेटियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी, उन्होंने दुनिया में बच्चे लेकर आने हैं, उनको उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बैलेंस रखना जो है मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी को इस चीज़ के ऊपर 90% जो मैं आपको बताऊं, हम लोग मेरे ख्याल में जो बड़े शहरों में जो बच्चियाँ हैं उनकी बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन जिनमें थोड़ी शऊर और आगे ही आ गई है, लेकिन जो हमारे ऐसे एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ जिसमें अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसमें हमारी बच्चियों को हमने देखा है कि वो हक़ ही नहीं दिया जाता। जहेज़ की शक्ल में उनको थोड़ा वो जो सामान दे दिया जाता है, और जब जायदाद तकसीम की जाती है तो उसके अंदर ऐसी कोई मेरे ख्याल में भी तो शायद अब कोई ऐसी कानून साजी हो गई है जिसमें उनको ज़्यादा हक़ बिल्कुल मस्ट कर दिया गया, लेकिन हमारे दीन में बिल्कुल बेटियों का जहेज़ में नहीं, उनकी जायदाद में बाप का, अगर उनका बाप या माँ ने दोनों को पैदा किया तो उस घर पे उनकी जायदाद पर बेटियों का पूरा हक़ और पूरा राइट है। अरे वाह बेगम वाह, क्या बात है बेगम, क्या प्लान बनाया तुमने, वेरी गुड। मैं अम्मी से 10 लाख मांगता रहा हूं और तुमने पूरे 20 लाख निकलवा लिए। ओह यस, बस देख लो मेरा कमाल। अरे देख भी लिया है और मान भी लिया है। तो अब मेरा इनाम मांगो, क्या मांगती है मेरी जान? वो मैंने एक सोने का सेट देखा था, बहुत ही अच्छा था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेके दूंगा तुम्हें। वैसे तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। भाई ऐसी बातें ना करें, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अच्छा जी। लाल, आपसे एक और बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो अब्बा को ना 5 लाख रुपए चाहिए थे, प्लीज़ इन्हें दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे अब्बू मेरे अब्बू हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग ही काम आएंगे ना। वैसे भी सारे पैसों की तो तुम ही मालिक हो ना। थैंक यू बिलाल। कोई बात नहीं। अब्बा, बिलाल तुझे 5 लाख रुपए दे गया था? हाँ दे गया था, राज में पढ़े। अरे वाह अब्बा, 5 लाख रुपए इतने ज्यादा होते हैं? अब्बा हमारी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। हमेशा हीरो और बिलाल को ही पैसों में खेलते देखा। अरे पगली, इतने से पैसों में खुश हो गई? मैंने बिलाल से तुम्हारी शादी इतने से पैसों के लिए नहीं की थी। हाँ, अब तूने बिलाल से कहना है कि सारी ज़मीन अपने नाम लगवाए। लेकिन अब्बा, उसके नाम ज़मीन लगवाने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? जैसा मैं कहता हूँ ना, चुप करके वैसा करती जा, फिर देख सब कुछ अपना हो जाएगा। बिलाल, तुमने उस जमीन का क्या सोचा? भाई कौन सी जमीन? भाई वो गांव वाली। अरे वो तो मेरी ही है। लेकिन अगर अम्मी ने उसमें से हीरा को हिस्सा देना हुआ तो? इस हीरा को इस जायदाद से पता नहीं क्यों हिस्सा देना है। भाई उसकी शादी करनी है, उसको जहेज देना है, बस। वो तो ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि अम्मी ने उसके लिए 20 लाख रुपए रख लिए थे ना, तो शायद जायदाद का भी सोचो। सुबह उठ के अम्मी से भी कर लेते हैं बात। इसके हवाले से हमारे माशरे में आम तौर पे एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है, ख़ास तौर पे जो भाई हैं वो ये समझते हैं कि चूँकि हमारे वालिदैन ने जो है हमारी बहनों को जहेज़ दे के रुख़सत कर दिया था, तो इसलिए वो ऑलरेडी अपना हिस्सा वसूल कर चुकी हैं और लिहाजा वो प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में मज़ीद हिस्सेदार नहीं रहे। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, ये लाकानूनियत है, ये गैर कानूनी सोच है और इसका तदारक होना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि जहेज़ का इसके साथ शरई हिस्सों के साथ कोई ताल्लुक़ किसी किस्म का नहीं है। ये अलग बात है कि जहेज़ का देना या लेना वो एक मुआशरती बुराई है, लेकिन अगर जहेज़ के हवाले से ये कानूनी तौर पे किसी के पास ये हक़ हासिल नहीं है कि वो उसको उसके शरई हिस्से से महरूम कर दे
वो अपनी जगह पे मौजूद है। शरीयत में वो अनक्वालिफाइड है और उसको किसी भी बुनियाद पे उससे महरूम नहीं किया जा सकता ता वक्ते के वो ख़ुद उसको किसी के हक़ में सरेंडर करे या उससे दस्तबरदार हो। मुफ्ती साहब, इस्लाम में औरतों का जायदाद में हिस्से के हवाले से क्या अहकामात हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, कि जो वालिदैन या जो वरासा अपनी जायदाद छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी जायदाद में मर्दों का भी हिस्सा है और उनकी जायदाद में औरतों का भी हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के मुख्तलिफ़ मकामात में जो हिस्से मुकर्रर किए हैं उनमें औरतों का भी बाकायदा हिस्सा कुरान के अंदर फ़र्ज़ की सूरत में मुकर्रर कर दिया गया। एक औरत को एक मर्द के मुकाबले में, यानी कि जब हिस्सा तय किया जाने लगा तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो औरत है उसके मुकाबले में मर्द को 2 हिस्से वरासत मिलेगी, यानी उसे डबल मिलेगी। गोया कि वरासत की जो बुनियाद रखी और जो अकाई बनाई, जिसके ऊपर पैमाना यानी जो बना दिया गया और जिसके ऊपर बाकी चीज़ों को परखा जाएगा, वो भी औरत का हिस्सा रखा गया। लिहाजा औरत का वरासत के अंदर हिस्सा ये कुरान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जंग ओहद के शहीद सहाबी थे, उनकी बेवा 2 बच्चियों की माँ थी और उसके चचा ने, यानी जो सहाबी शहीद हुए उनके भाई ने उन दोनों बेटियों को उनका हिस्सा नहीं दिया। वो बेवा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत लेकर आई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त फिर ये जो आयत थी जिसमें औरत का हिस्सा मुकर्रर किया गया, ये आयत नाज़िल हुई। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को औरत का जो वरासत के अंदर हिस्सा है वो इतना पसंद है कि उस औरत की शिकायत के जवाब में रब ने कुरान में ये उसूल बना दिया। तो उस उसूल के तहत अब औरत का हिस्सा उसको बराबर तरीके से मिलना चाहिए, तो किसी भी सूरत में उसका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो शख्स जहन्नुमी है कि जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। गोया कि वरासत में ज़मीन हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, वो उसमें औरत का बराबर का हिस्सा है और उसके अंदर गस्ब करने वाला शख्स, उसको जहन्नुम की वईद सुनाई गई है। आपने जाने इस्लाम में ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने से मुताल्लिक क्या है अहकामात? पाकिस्तान के आईन में ख़वातीन को विरासती जायदाद के हुसूल के लिए क्या है कवानीन? देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की मजहबी स्कॉलर से, ख़वातीन को विरासती जायदाद में उनके हक के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर कानून। उनसे जानेंगे कि हमारे मुल्क के कानून में इस हवाले से क्या कवानीन हैं और अगर ख़वातीन को इस हक से महरूम किया जाता है तो वो क्या कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है? कानून के हवाले से अगर किसी औरत को डिप्राइव किया जाए उसके राइट से, विरासती या प्रॉपर्टी राइट से, तो उसके पास कानूनी अमलदारी के लिए उसके पास डिवाइसेस मौजूद हैं। वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ को, वो अप्रोच कर सकती है पुलिस को, वो अप्रोच कर सकती है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को। तो अभी हाल ही में जो कुछ इस किस्म की अमेंडमेंट्स हुई हैं इन सारे हालात को सामने रखते हुए कानून में, उनमें एक तो ये है कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ तरमीम लाई गई हैं और उसमें जो सबसे जो वाज़े जो है वो इससे मुतल्लिका जो है वो एक दफ़ा है 135A और 142A का जो उसमें शामिल करना है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। इसके तहत अब ये लाजमी कर दिया गया है रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कि जब कोई विरासती इंतकाल का इंदराज होगा उसके पास, तो वो उसके लिए ये लाजिम है कि बग़ैर किसी एप्लीकेशन के वो तमाम जो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, जो वारसान हैं, जो को शेयरर्स हैं, उनको बाकायदा ख़ुद तलब करे और 30 दिन के अंदर अंदर उनसे ये कहे कि अगर वो आपस में कोई ख़ानगी तकसीम करना चाहते हैं या किसी राज़ीनामे पे मुत्तफ़िक़ हैं जायदाद की तकसीम के सिलसिले में,
तो वो ऐसा राज़ीनामा जो है उसको पेश करे, और अगर ऐसा राज़ीनामा पेश कर दिया जाता है तो वो उसके हवाले से एक जो तकसीम का अमल है वो मुकम्मल कर लेता है। नाज़िल, हमारे मुल्क में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने की वजह से बिलाल जैसे लोगों को उनका हक खाने का मौका मिल जाता है। अपनी माँ का बैंक अकाउंट खाली करने के बाद अब बिलाल की नज़र विरासती ज़मीन पर थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उस विरासती ज़मीन में से हिस्सा उसकी बहन को ना दे दे। अम्मी, इस पे साइन करें। ये क्या है बेटा? अम्मी, ये गांव की जमीन के कागज है और अब ये जमीन मैं अपने नाम लगवा रहा हूँ। सिर्फ अपने नाम? इसमें तो हीरा का भी हिस्सा है। अब उसका इस जमीन में क्यों हिस्सा है? उसकी शादी कर रहे हैं ना, बस। ये तो अल्लाह और कानून भी उसे देते हैं। अम्मी, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत को विरासती जायदाद में से हिस्सा मिला? दूर की बात छोड़ें, आपको मामू ने हिस्सा दिया है? किसी को मिला है या नहीं मिला, मैं 14 एकड़ जमीन हीरा के नाम कर चुकी हूँ। उसकी शादी में काम आएगा। 40 एकड़ तुम्हारे नाम भी तो करवाई है, और ये घर भी तो तुम्हारे ही नाम है। अभी फ़ौजदारी कानून में भी एक तब्दीली लाई गई है। जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें एक बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो 498 ए है पाकिस्तान पीनल कोड, और उसके मुताबिक अगर किसी डिसीटफुल मैनर से, इलीगल मैनर से किसी खातून की जो प्रॉपर्टी है वो अगर कोई हथियाता है और उसको गबन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कानून ने उसकी सज़ा मुकर्रर की है 10 साल तक हो सकती है, और कम अज़ कम सज़ा जो है वो 5 साल है। और इसके अलावा 1 मिलियन तक के जुर्माने की सज़ा, यानी 10 लाख तक की जो जुर्माने की सज़ा हो सकती है, और ये दोनों सज़ाएँ बैक वक्त भी हो सकती हैं। कहते हैं ना, पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। ये जितना ज़्यादा आता जाए हवस उतनी ही बढ़ती जाती है। घर पहले ही से मेरे नाम था, 40 एकड़ ज़मीन मेरे नाम हो चुकी थी। इतना सब होने के बावजूद मुझे हीरा को दिए गए 14 एकड़ हजम नहीं हो रहे थे। हीरा हीरा हीरा, हर बात पे हीरा, हर बात पे हीरा। क्या हुआ बिलाल? अम्मी ने 14 एकड़ हीरा के नाम लगा दिए हैं। क्या? और मुझे पता तक नहीं लगने दिया। और जानती हो, तुम पूरे खानदान में पहली बेटी होगी कि जिसको जायदाद में से हिस्सा मिल रहा है। मेरी तो नाक कट के रह जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घी सीधी मूली से नहीं निकलना, इसको टेढ़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बिलाल? है एक प्लान मेरे ज़हन। कैसा प्लान? बस तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। औरत क्योंकि देखिए फिज़िकली इमोशनली थोड़ी कमज़ोर होती है। जब वो जाती है एक दूसरे घर, आपको नहीं पता कि लाइफ में उसके साथ क्या हो सकता है। उसके पास बाप की जहाँ आप मोहब्बत उसको दे रहे हैं, बैलेंस दें, बेटा बेटी दोनों को देते हैं, तालीम का दोनों को हक दें, उसको एम्पावर्ड करें। एम्पावरमेंट इंटेलिजेंस भी है, लेकिन एम्पावरमेंट पैसे के बगैर आप कैसे एम्पावर्ड करेंगे बच्ची को? तो उसके लिए आप ज़रूर उसके लिए जो है हमें उनका जो हक है, जो माँ बाप की जायदाद में से, बेशक वो एक हिस्सा है, लेकिन वो उसको ज़रूर मिलना चाहिए, जो मेरे ख्याल में अभी तक हमारी जो सोसाइटी है वो नहीं। और बच्चियाँ फिर भाई जो होते हैं वो इतनी मोहब्बत करती हैं अपने, मेरे ख्याल में भाइयों से
भी कि वो बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चियां कानून का सहारा लें। वो मेरे ख्याल में शायद वर्बली उनसे मांगने की कोशिश करती हैं। तो माँ बाप को मेरे ख्याल में अपनी जो ज़िंदगी में ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है जायदाद की ख़ासकर मेरे ख्याल में वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि एम्पावरमेंट अगर आप इस सोसाइटी को बैलेंस करना चाहते हैं, कोई भी मुल्क, आप हमारे सामने जर्मनी की मिसाल है, 35 साल हुए उसको आज़ाद हुए, पाकिस्तान के बाद आपने उनकी लड़कियों ने उसको उठाया। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है कि हम अपनी बच्चियों को उस वक्त तक जब तक एम्पावर्ड नहीं करेंगे, देखें जब वो सोसाइटी में जाएगी, पैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बगैर आपकी फ़िज़िकल या मेंटल स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। औरत को हमें फाइनेंशियल स्टेबल करना है, वो तालीम से भी करें क्योंकि वो अपना भी कोई रोल ज़ाहिर है जब वो तालीम हासिल करे, लेकिन बाप की जायदाद में से भी उसको ज़रूर हिस्सा हो, ताकि वो जो अपना रोल प्ले करे वो एक तरफ से कम सुकून में आ जाए। हेलो अब्बा, बिलाल के सर पर इस वक्त हीरा की ज़मीन हथियाने का भूत सवार है। बस बेटा, उसका ये गुस्सा ठंडा ना होने देना, जल्दी पे तेल छिड़कती रहना। लेकिन अब्बा, बिलाल बहुत मोटी अकल का है, मुझे तो डर लगता है कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ ऐसा करे। क्या मतलब अब्बा? तुम सही कह रहे हो, तुम मेरी बात समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसे पल्ले बांधो, सब कुछ अपना हो जाएगा। बस जो मैं कहता हूँ ना वो करो। ये बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है। जो एक्सेप्टेंस थी इससे पहले इंसान की सोसाइटी के अंदर, वो ये नहीं थी कि उसने मोबाइल कौन सा उठाया हुआ है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसने कपड़े कौन से ब्रांड के पहने हुए हैं। अगर आपने फ़लाँ बंदी या बंदे के ब्रांड के, तो उस ब्रांड की पहचान है, आपकी तो शख्सियत छुप गई ना। तो वो जो एक ज़ाहिरी जो एक ख़ूबसूरती या ज़ाहिरी मटीरियल ने मेरे ख्याल में उसको अपनी हैसियत माशरे में ज़्यादा बना ली, और वो जो एक सच्चे खुशबुएँ थी हमारे, एक मिट्टी की खुशबू, हमारे वो लोग माँ बाप जिन्होंने मेरे ख्याल में टाट वाले स्कूलों में, इवन आपने तालीम को भी मटीरियलाइज कर दिया। आपने बच्चों को, कोई मेरिट नहीं है, आपने तालीम में बस पैसा लगा के बच्चों को उन स्कूल्स में डाल दिया है जिधर वो सब कुछ कर रहे हैं। उसमें एथिक्स और जो मॉरलिटी वो तो ख़त्म होगी ना, उसकी तो कोई डिग्री भी नहीं है। बिलाल बहन की जायदाद हथियाने के लिए बना रहा था क्या भयानक प्लान, और उसकी बीवी और मामू चल रहे थे कौन सी चाल? दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है कि आए रोज़ जन, ज़र और ज़मीन के लिए कत्ल की खबरें अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी, आगे खोलो अम्मी। हीरा, हीरा, क्या हुआ तुम लोगों को? अम्मी जान, ये क्या हुआ? कोई, अम्मी जान आगे खोलिए अम्मी जान। मैं तो शहर आप लोगों के लिए गया अम्मी जान। हीरा, हीरा आगे खोलो अम्मी जान। अम्मी, अम्मी आगे खोलो। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान आगे खोलो अम्मी जान। अम्मी जान आगे खोलो। हीरा, हीरा, हीरा कुछ तो बोलो अम्मी जान। है कोई? है कोई?
घर में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ था? जी, मैं दाखिल हुआ था। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं शहर गया हुआ था, वापस आया हूँ तो देखा कि सब कुछ घर में कोई और नहीं था? जी नहीं, मैं अपने मैके गई हुई थी। मुझे तो बिलाल ने कॉल करके बताया कि घर में ये सब कुछ हो गया है। अल्लाह, किसी से आपकी दुश्मनी, किसी पे कोई शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। बज़ाहिर तो ये डकैती की वारदात लगती है, लेकिन मज़ाहमत पे कत्ल कर दिया गया। आप बयान कार्ड करा दें, इंशाल्लाह जल्द हम कातिलों तक पहुंच जाएंगे। फिक्र ना करें आप। शुक्रिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से तमाम सबूत इकट्ठे किए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? जी मैं। सर, कोई सबूत इकट्ठा करने आए आप? कातिल गिरफ्तार करने आए हम आज। कातिल गिरफ्तार करने आए आप? मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। कातिल और हमारे ही घर में कैसे? जी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का कातिल तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे क्यों गिरफ्तार करने आए आप इंस्पेक्टर साहब? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। चलो आगे चलो। मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। अपनी माँ और बहन का कातिल मैं ही हूँ। कत्ल के वक्त मेरे मोबाइल की लोकेशन मेरे घर ही की आ रही थी। जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब ना था और फिर मैंने इकरार जुर्म कर लिया। कत्ल अम्द जो है, जो आप इंटेंशनली जो है वो कत्ल का जुर्म जो है वो उसमें कैपिटल पनिशमेंट है, सज़ाए मौत है। तो इसमें अब सरकमस्टांसेस जो हैं वो उसके मुताबिक जो है ना वो अदालतें फ़ैसला करती हैं। कत्ल की सज़ा उम्र कैद भी है, कत्ल की सज़ा मौत भी है और इसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है। ये मैक्सिमम सज़ाएँ हैं। इस केस के मुद्दई मेरे मामू बने, जिन्होंने मुझे इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि मैं अपनी तमाम जायदाद उनके नाम लगा दूं और सज़ा से बचने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता न था। मेरा ख़्याल है मिसकंसेप्शन है। ये मुद्दई के पास इख्तियार नहीं है किसी को छोड़ने का। जो शरिया लॉ है वो ये है कि उसमें वारसान के पास ये इख्तियार है। मुद्दई जो है वो एक कंप्लेनेंट होता है, वो सिर्फ़ इतला देता है किसी वक़ूए की। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई जुर्म सरजद होता है तो कंप्लेनेंट या मुद्दई का रोल सिर्फ इतना है टू सेट द लॉ इनटू मोशन। वो सिर्फ रिपोर्ट करता है, वो सिर्फ इतला दहिंदा होता है, वो इतला देता है जिसके ऊपर इतलाई जो रिपोर्ट है या FIR रजिस्टर की जाती है और उस पे कार्रवाई जो है वो पुलिस या जो क्रिमिनल मशीनरी जो है वो शुरू कर देती है। तो उसका इतना ही रोल है या ज़्यादा से ज़्यादा उसका रोल जो है वो एक विटनेस के तौर पे हो सकता है अगर वो मौके पे मौजूद हो। लेकिन जो इख्तियार किसी कत्ल के मुजरम को माफ़ करने का है वो सिर्फ़ और सिर्फ वारसान का है। जितने वारसान हैं वो तमाम के तमाम अगर इस बात पे राज़ी हों कि उसको माफ़ कर दिया जाए या दियत ले ली जाए तो ये मामला जो है वो शरिया लॉ के तहत एडमिसिबल है और ये मुमकिन। बिलाल ने जायदाद के लिए अपनी माँ और बहन को मार डाला, अपने ही हाथों अपनी जन्नत काट डाली, दुनिया भी बर्बाद कर ली और आखिरत भी। वो इस दुनिया में तो सज़ा से बच गया लेकिन रोज़े महशर
इंसाफ जरूर होगा। अपनी मेजबान सना ताहिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।